सो गाइस, कौन सी एबिलिटी ज़्यादा पावरफुल है? एबिलिटी जो आपका टाइम का परसेप्शन चेंज कर देगी, या दूसरी एबिलिटी जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देगी? तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु आफ्टर इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तरफ है इताची उचिहा की सुकुयोमी, दूसरी तरफ है शिशुई उचिहा की कोडो अमात्सुकामी। ठीक है, एक एबिलिटी जो एम एस एबिलिटीज़ में, इताची की एम एस एबिलिटीज़ में स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ है शिशुई की कोटो अमात्सुकामी, जिसे पूरे नारुतो एनिमे में ही बोला गया है मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सी एबिलिटी ज़्यादा बैटल में हेल्प करेगी किसी भी कैरेक्टर को ड्यूरिंग फाइट्स। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं सुकियोमी की तरफ से। देखो, सुकियोमी इताची उचिहा ने अनलॉक करी थी आफ्टर शिशुई की डेथ। शिशुई ने जब उसके सामने सुसाइड करा था तो उसने ये एबिलिटी अनलॉक करी थी। ठीक है, और ये उसकी जो लेफ्ट आई थी उसमें डेवलप हुई थी, और ये एबिलिटी टाइम के परसेप्शन को चेंज कर सकती है, और इवन किसी का मेंटल स्टेट इतने लेवल तक डिस्ट्रॉय कर सकती है कि वो लिटरली कोमा में जा सकता है काफ़ी टाइम तक। और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल निंजा लगता है उन्हें वहाँ से वापस लाने के लिए। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि जब ककाशी को सुकियोमी उस पर यूज़ करी गई थी इताची के द्वारा, तो उसके बाद लेडी सुनाडे ही थी वो, ऐसी एक लौटी निंजा थी जो उसको काकाशी को वापस ठीक कर पाई थी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले हम। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि उसकी एमएस किस वजह से खुली है। ठीक है, उसकी जो सुकियोमी एबिलिटी है वो किस वजह से खुली है, ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको वो देखनी है तो गाइज मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो इताची उचिहा है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी जो कर्स चक्रा जो भी था, चक्रा डिजीज थी, उस वजह से वो लॉन्ग टर्म फिजिकली फाइट नहीं कर सकता था। ये चीज़ हमने देखी हुई है। ठीक है, और हमने ये भी चीज़ देखी हुई है कि वो लॉन्ग टर्म फाइट्स में बिलीव भी नहीं करता था। उसकी दोनों एबिलिटीज़ जो थी, मांगेक्यो शारिंगन की दोनों एबिलिटीज़, अमातेरासु और सुकियोमी, दीज आर ऑलमोस्ट वन शॉट किल्स। देखो, अमातेरासु तो बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल टेक्निक है कि वो ऐसी ब्लैक फ्लेम्स है जो एक्सटिंग्विश नहीं करती हैं जब तक यूज़र की विल ना हो या जिस चीज़ पे वो डाली गई है वो एक्सटिंग्विश ना हो जाए। पर दूसरी तरफ है सुकियोमी। तो सुकियोमी इतनी पावरफुल एक्चुअली है क्यों? देखो, सुकुयोमी एक लौता ऐसा गेंजुत्सु है जो टाइम के परसेप्शन को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। नॉर्मली जो गेंजुत्सु होता है वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है सेंसेस पे, पर जो सुकुयोमी है ना, उसका जो यूज़र है वो पूरी तरीके से टाइम को कंट्रोल कर सकता है। हमने देखा हुआ है ककाशी के साथ कि उसने 1 सेकेंड को 72 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया था, और वहीं हमने देखा हुआ है इजुमी के साथ कि उसने 80 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया था 1 सेकेंड को, जब इताची ने ये गेंजुत्सु उन पर रिस्पेक्टिवली अप्लाई करा था। ठीक है, और हमने देखा हुआ है कि क्योंकि वो इतना फिजिकली वीक था ना, तो वो एक वन शॉट के लिए वन शॉट फिनिश के ऊपर बिलीव करता था कि वो एक बार अटैक करे और बंदा खत्म हो जाए। और यही ट्रू रिप्रेजेंटेशन है सुकुयोमी का। सुकियोमी इस तरीके का निंजुत्सु है ना कि हमें ना लॉन्ग टाइम फाइट करनी किसी से, और सुकियोमी इतना पावरफुल है कि उसको आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट्स के डेरिवेटिव भी गेंजुत्सु डाल सकता है। हमने देखा हुआ है जब उसने नारुतो के अगेंस्ट फिंगर का यूज़ करके, अपनी रिंग का यूज़ करके उसके ऊपर गेंजुत्सु करा था, उसके ऊपर सुकियोमी कास्ट करी थी। तो हमने देखा हुआ है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट भी इताची को ज़रूरी नहीं था गेंजुत्सु में डालने के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु एबिलिटी जो इताची ने खुद बोली है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है पूरे नारुतो वर्स का, वो था कोटो अमात्सुकामी। ठीक है, द गेंजुत्सु, द एमएस एबिलिटी ऑफ शिशुई उचिहा। देखो, शिशुई के कोटो अमात्सुकामी को मैंने डिटेल्ड में समझा दिया है कोटो अमात्सुकामी वाली वीडियो में, मैं उसको भी लिंक कर दूंगा। अगर आपको देखनी हो तो आप लोग वो देख सकते हैं। देखो, कोटो अमात्सुकामी का अगर मैं एक ब्रीफ दूं तो कोटो अमात्सुकामी पूरी तरीके से किसी बंदे की पर्सनालिटी को कन्वर्ट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र जिस तरीके से चाहता है वो उस तरीके से उसको बना सकता है किसी भी बंदे को। हमने देखा हुआ है कि जो कोटो अमात्सुकामी जब कास्ट हो जाती ना, एक बार कास्ट होने के बाद जो कोटो अमात्सुकामी जिस पे कास्ट हो गई है ना, उसको वो कभी भी खुद से ये चीज़ नहीं फिगर आउट कर सकता कि उसके ऊपर कोटो अमात्सुकामी कास्ट हुई है। देखो, जो कोटो अमात्सुकामी है ना, कोटो अमात्सुकामी इज़ लाइक फिजिकली हार्म नहीं करती है, पर वो किसी की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। तो अगर ये किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन जैसे किसी होकागे या किसी लीडर, किसी विलेज के लीडर के ऊपर कास्ट करिए, तो ये बहुत पावरफुल और बहुत डेडली टेक्निक हो सकती है उस पर्टिकुलर विलेज के लिए। ठीक है,
और एक बंदे को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, हमने देखा हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकता है किसी भी बैटल में, ठीक है। तो जो शिशुई था ना, शिशुई के पास भी सेम एबिलिटी थी कि उसको देखना नहीं पड़ता था, किसी के आई टू आई कांटेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी गेंजुत्सु डालने के लिए किसी पर्सन पे, ठीक है। और देखो, अगर हम बात करें कि क्यों शिशुई का गेंजुत्सु इतना पावरफुल कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि शिशुई ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर उचियाज में उसका नाम आता था। शिशुई द बॉडी फ्लिकर, शिशुई द टेलीपोर्टर, ये नाम इसीलिए थे क्योंकि वो देखो, एक तो वो बहुत फास्ट था, उसकी जो बॉडी फ्लिकर टेक्निक थी वो नेक्स्ट लेवल पे थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्निक्स। उसकी बॉडी फ्लिकर टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि उसको टेलीपोर्टेशन के बराबर कहा जाता था। और बॉडी फ्लिकर टेक्निक जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, बॉडी फ्लिकर टेक्निक तब होती है जब नारुतो वगैरह, जब जो कैरेक्टर्स हैं नारुतो वर्स के, जब वो बहुत हाइपर स्पीड में ट्रैवल करते हैं तो वो अब जब हमें दिखते नहीं है, जैसे सारे निंजास एक साथ आते हैं या एक साथ से डिस्पर्स होते हैं, वो वाले सीन्स पर हमने देखा हुआ है कि हमें वो दिखते नहीं है। तो वही है एक वही है द बॉडी फ्लिकर टेक्निक, ठीक है। पर शीशु उसको इतना नेक्स्ट लेवल पे यूज करता था कि वो लिटरली लगता था कि टेलीपोर्टेशन है सामने वालों को, इसलिए उसका नाम शिशु द टेलीपोर्टर रखा गया था, ठीक है। और देखो, जो उसकी कोटोमात्सु कामी है ना, उसके पास इतना पावरफुल गेंजुत्सु था, वो इतना पावरफुल गेंजुत्सु कास्ट कर सकती थी कि वो किसी को रिएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से भी हटा सकती थी, ठीक है। ये चीज़ ही अपने आप में मानने वाली है कि देखो, बिना हैंड साइंस के मादरा तक रजिस्ट नहीं कर सकता था वो। तो मादरा उस समय काबूटो के साथ ही वर्क कर रहा था, ठीक है। जब तक वो चीज़ रिपेल नहीं हुई, जब तक काबूटो ने रीएनिमेशन जुत्सु रिपेल नहीं करा या डिस्पर्स नहीं कर दिया, तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं थी। पर बिना हैंड साइंस के मादरा उची अभी इतना पावरफुल नहीं था कि वो रीएनिमेशन जुत्सु को रजिस्ट कर सके। पर शीशुई का गेंजुत्सु इतना पावरफुल था ना कि वो उसने इताची को रीएनिमेशन जुत्सु उसके बाहर निकाल दिया था। मतलब बेसिकली उसको बाहर नहीं निकाला था, पर उसकी पर्सनालिटी, उसके मेंटेनेंस को इतना चेंज कर दिया था कि वो ना चाहते हुए भी, अगर वो नहीं भी चाहता ना, उसके बाद भी वो लीफ की हेल्प करता, हिडन लीफ की हेल्प करता इनडायरेक्टली, मतलब फोर्थ ग्रेड शिनोबी वॉर में नारुतो की हेल्प करता, ठीक है। तो इतना पावरफुल था शिशुई का गेंजुत्सु। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा यूजफुल है। देखो, जो ऑफिशियली हमें सिर्फ इतनी बात पता है कि कोटो अमात्सुकामी को रिचार्ज होने में, एटलीस्ट वो वाली कोटो अमात्सुकामी जिसे इताची ने यूज़ करा, उसको चार्ज होने के लिए डेकेड्स लगते हैं, मतलब मिनिमम 10 ईयर्स लगते हैं। तो पहली बात तो है कि कोटो अमात्सुकामी को बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बैटल में सिर्फ 2 बार यूज़ हो सकती है। शिशुई की दोनों आंख अगर हम कंसिडर करें तो वो सिर्फ 2 बार यूज़ हो सकती है, ठीक है। वेयर एज हमें पता है कि नंबर वाइज लिटरली इताची जब तक उसकी आंखें बर्न आउट नहीं हो जाती, वो सुकियोमी कास्ट कर सकता है नॉन स्टॉप, और उसको नॉर्मल वर्ल्ड के सिर्फ 1 सेकेंड लगता है कास्ट करके अपना काम फिनिश होने में उसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूसेज के हिसाब से तो सुकियोमी ही जीतेगी। पावर ऑफ गेंजुत्सु, अगर हम पावर ऑफ गेंजुत्सु देखें तो हमने अभी तक किसी को भी बिना टेल्ड बीस्ट या जिंजुरी की, जिनका टेल्ड बीस्ट पूरी तरीके से कंट्रोल हो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, पर बिना उनके हमने किसी को नहीं देखा है कि वो सुकियोमी से बाहर आ गया हो ब्रेक करके, ठीक है। सुकियोमी से ब्रेक करके सिर्फ हमने एक बार सास्के को देखा था कि उसने ब्रेक करी थी, वो भी जब इताची इतना वीकेंड फॉर्म में था, वो एंड लाइफ पे था अपनी तब, ठीक है। और हमें पता है कि गेंजुत्सु इज हार्डली डिपेंडेंट ऑन द यूज़र, जो यूज़र उसको यूज़ करेगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो गेंजुत्सु सास्के का उतना पावरफुल नहीं है, वही सेम उसी लेवल का गेंजुत्सु जो इताची करेगा वो मच मोर पावरफुल होगा। तो उस समय हम ये मान सकते हैं कि जो सास्के ने सुकियोमी ब्रेक करी थी ना, वो एक वीकर फॉर्म था सुकियोमी का। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सुकियोमी का हाईएस्ट पोटेंशियल पे, ठीक है। हम उसके यूज़र की बात नहीं कर रहे, तो वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे हम उसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमने सास्के के अलावा किसी को नहीं देखा है, यहाँ तक कि ककाशी हाताके, जिसके पास एक मांगेक्यो शारिंगन थी ड्यूरिंग दैट फाइट, हमें ये चीज़ प्रूवन है कि उस समय ककाशी की मांगेक्यो शारिंगन अनलॉक थी, चाहे वो यूज़ नहीं करता था पर वो अनलॉक थी। ये हमें पता है कि मांगेक्यो शारिंगन या शारिंगन का कोई भी एवोल्यूशन एक ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गेंजुत्सु के अगेंस्ट, ठीक है, और हायर फॉर्म ऑफ गेंजुत्सु भी देता है।
ककाशी हाताके जिसपे खुद एक एमएस थी उस समय, वो तक सुकियोमी से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था, वो तक सुकियोमी से ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, ठीक है। कोटो मात्सुकामी के बार हमने देखा है कि उसको ब्रेक होते हुए, ठीक है। हिडन क्लाउड का एक शिनोबी था, उसने लैंड ऑफ आयरन के जो लीडर था उसको कोटो मात्सुकामी से ब्रेकआउट करते हुए देखा हुआ है, ठीक है। तो हमने कोटो मात्सुकामी को ब्रेकआउट होते हुए देखा है, पर सुकियोमी को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नहीं। और वहां पर एज अ कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं था, वहां पर ककाशी हाताके था जिसके पास एक खुद की एमएस थी, वो तक सुकियोमी को वहां पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की। तो इनडायरेक्टली देखा जाए और वेयरएस कंपैरिजन में देखो आप, तो कोटो मात्सुकामी को हमने एक बहुत वीकेंड फॉर्म में, हमने बहुत पावरफुल गेंजुत्सु मोड में देखा है उसको, पर उसको ब्रेकआउट करने में हमने बहुत इजीली ब्रेकआउट होते हुए भी देखा है, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट हम ये मान सकते हैं कि ब्रेकआउट करने के लिए सुकियोमी इज मोर पावरफुल, सुकियोमी को ब्रेकआउट करना मोर डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कोटो मात्सुकामी, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। हम प्रैक्टिकलिटी पे बेस पे बात करें ना, तो कोटो मात्सुकामी इज लाइक, अगर डोंजो जैसा कोई यूजर है, ठीक है, जो मल्टीपल शारिंगन है जिसके पास, अगर हम डोंजो को माने, ठीक है, डोंजो को एक मेन एनिमी माने दोनों फाइट्स के लिए, दोनों गेंजुत्सुस के लिए, तो देखो कोटो मात्सुकामी शिशुई 2 बार यूज कर सकता है। डोंजो के पास लिटरली 8 शारिंगन उसके हाथ में थी जिन्हें वो इज़ानामी की तरह यूज कर सकता है। तो अगर वो हार जाता है, ठीक है, 2 बार हार भी जाता है, तो वो इज़ानागी से वापस आ सकता है, और कोटो मात्सुकामी उसके बाद वो यूसेबल नहीं है, ठीक है। वेयर एज हम बात करें सुकुयोमी के लिए, ठीक है, हम बात करें सुकुयोमी के लिए, तो सुकुयोमी मल्टीपल टाइम कास्ट करी जा सकती है, हमें पता है मल्टीपल टाइम वो कास्ट हो सकती है, और जितनी बार वो इज़ानागी से बच के आएगा उतनी बार इताची उसे सुकियोमी में कास्ट कर सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी के बेस्ड पे मैं पॉइंट देना चाहूँगा सुकियोमी को। सुकियोमी इज मोर पावरफुल ऑन द बेस्ड ऑफ प्रैक्टिकलिटी, वेयर एज ऑन एन ब्रूट स्ट्रेंथ ऑफ गेंजुत्सु, सिर्फ गेंजुत्सु की स्ट्रेंथ की बात करें तो कोटो मात्सुकामी इज इनविंसिबल इन दैट पोजिशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों वीक गेंजुत्सु हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में वगैरह वगैरह, नहीं। अगर सिंगल हैंडेडली बात करी जाए तो ये दोनों गेंजुत्सु अपने उसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सुस है, ठीक है। 1-on-1 फाइट में इजीली आ रहा है। डोंजो को मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि मल्टीपल लाइफ वाले जैसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमने देखा हुआ है कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे खुद नरूटो हो गया, अगर नरूटो को मार दोगे तो काफ़ी हद तक कुरमा का चक्रा उसको हील करके वापस फाइट में ले आएगा, ठीक है। हमने बहुतों के साथ ऐसा देखा हुआ है कि काफ़ी हद तक, जैसे पेन है, पेन को अगर 2 पेन को हरा दोगे, 3 पेन हरा दोगे, तो उस पर 6 पाथ ऑफ पेन्स है, ठीक है, वो मल्टीपल बार फाइट कर सकता है। इसीलिए मैंने डोंजो एज ए एग्जाम्पल लिया है। तो कोई ये ना समझे कि मैं डोंजो को हाईलाइट करके शिशुई को हराने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। ये गेंजुत्सु 1-on-1 फाइट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु हैं जिन्हें हराना नामुमकिन है, ठीक है। इनके दोनों के यूजर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचियाज हैं, शिसुई उचिया और इताची उचिया, ठीक है। पर जिन ओपोनेंट्स के पास मल्टीपल लाइफ है, मल्टीपल टाइम वो फाइट कर सकते हैं, उनके केस में ईजिली सुकियोमी जीत जाएगी, ठीक है। और वेयरएज सिंगल पर्सन फाइट में भी मोस्टली सुकियोमी जीत ही जाएगी, क्योंकि सुकियोमी को लिटरली 1 सेकेंड चाहिए ब्रो, फाइट शुरू होने से पहले भी हार सकता है बंदा, ये समझ लो। अगर वो बस एक दूसरे को देखेंगे ना तो इताची उतने में भी हरा सकता है, ठीक है। यही छोटी सी वीडियो थी, ठीक है गाइस, यही वीडियो थी सुकियोमी और कोटो मात्सुकामी के बीच में कौन इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वर्सलिटी के बेस में इनडिस्क्रिमिनेटली सुकियोमी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ गेंजुत्सु के बेस में कोटो मात्सुकामी इज द विनर, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करो कि इनमें से कौन पावरफुल गेंजुत्सु है, कौन सा पावरफुल गेंजुत्सु है, या इन दोनों में से कौन सा पावरफुल यूजर है उस गेंजुत्सु का, ठीक है। ये बात शिसुई और इताची के बारे में नहीं थी, ये बात कोटो मात्सुकामी और सुकियोमी के बारे में थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी और वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली वीडियोस के लिए। बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जैसी भी आपको वीडियो लगे, अच्छी लगी है तब कमेंट कर देना, बुरी लगी है तो कमेंट कर देना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।